नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस की इस नई वीडियो में। आपने अब तक खबरें सुन ली होंगी, कई रिपोर्ट्स भी पढ़ ली होंगी कि चीन के कुछ सैनिकों ने भारत की सीमा में घुसने की कोशिश की और इस कोशिश के बाद भारत और चीन के सैनिकों के बीच एक झड़प भी देखने को मिली। आज इस वीडियो में हम इसी विषय से संबंधित तमाम पहलुओं को जानने की कोशिश करेंगे। हम जानेंगे कि ये पूरी झड़प क्यों हुई, इस पूरी झड़प के क्या निहितार्थ हो सकते हैं, इसके अलावा भारत और चीन के बीच सीमा को लेकर क्या विवाद रहा है, उस विवाद को भी समझने की कोशिश करेंगे। वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले वीडियो की रूपरेखा को समझ लेते हैं, यानी उन बिंदुओं की बात कर लेते हैं जिनके माध्यम से हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो वीडियो में सबसे पहले हम न्यूज यानी खबर की बात करेंगे। इसके बाद भारत और चीन के सैनिकों के बीच ये जो हालिया झड़प हुई है, इस झड़प की पृष्ठभूमि को समझेंगे और ये क्यों हुई है, इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं, क्या संभावित कारण हैं, उन कारणों पर भी बात करेंगे। इसके अलावा इस घटना के क्या निहितार्थ हो सकते हैं और ये जो तवांग क्षेत्र है, जिस क्षेत्र में चीन के सैनिकों ने घुसपैठ करने की कोशिश की थी, उस पूरे क्षेत्र का क्या महत्व है, उस पूरा क्षेत्र इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, इस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा भारत और चीन के बीच सीमा विवाद को समझेंगे अंत में, और एक प्रश्न पर भी बात करेंगे। प्रश्न जो है वो मेंस का है और आप 250 शब्दों में इसे लिखने की कोशिश कर सकते हैं। आज का जो पूरा वीडियो है वो सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से संबंधित है और आप इसे अंतर्राष्ट्रीय संबंध और भारत और उसके पड़ोसी जैसे खंडों से जोड़कर देख सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आज की हमारी खबर देख लेते हैं। आज की हमारी जो न्यूज है वो इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन्ड सेक्शन से है। हमारी खबर है, इंडियन चाइनीज सोल्जर्स एंगेज इन तवांग फेस ऑफ, माइनर इंजरीज टू बोथ साइड। यानी स्पष्ट तौर पर भारत और चीन के सैनिकों के बीच तवांग क्षेत्र में एक झड़प देखने को मिली। दोनों के बीच गहमा गहमी हुई और इस झड़प के दौरान दोनों साइड के जो सैनिक थे, दोनों पक्षों के जो सैनिक थे, उनको छोटी मोटी चोटें भी आई हैं। तो ये तो खबर की बात हुई। अब आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले ये झड़प की पृष्ठभूमि पर बात कर लेते हैं कि जो झड़प हुई है उससे संबंधित कुछ बुनियादी बातें जान लेते हैं। तो हाल ही में भारत की ओर से भारतीय सेना ने एक अधिसूचना जारी की है, एक नोटिफिकेशन जारी की है, जिसमें इस पूरी नोटिफिकेशन में ये बताया गया है कि तकरीबन 9 दिसंबर की रात को 300 से 600 सैनिक, कुछ रिपोर्ट्स में इस संख्या को 300 कहा गया है जबकि कुछ रिपोर्ट्स में 600 कहा गया है। तो हम दोनों आंकड़ों को लेकर चलेंगे कि 300 से 600 चीनी सैनिक भारत में, भारतीय क्षेत्र में, अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में सीमा क्षेत्र के भीतर आ गए। भारतीय क्षेत्र में चीन के सैनिकों ने घुसपैठ करने की कोशिश की और इस पूरी घुसपैठ की गतिविधि के बाद भारतीय सैनिकों और चीन के सैनिकों के बीच कुछ झड़प देखने को मिली। अब वैसे तो इस पूरी गतिविधि के दौरान, इस पूरी घटना के दौरान जो भारतीय सैनिक मौजूद थे उनकी संख्या केवल 70 से 80 के आसपास थी, जबकि हमने बात की चीनी सैनिकों की संख्या 300 से 600 के आसपास थी। लेकिन इस कम संख्या के बावजूद भी भारत के सैनिकों ने बहादुरी से चीन के सैनिकों का सामना किया और चीन के सैनिकों को अपने क्षेत्र में वापस लौटने के लिए मजबूर कर दिया गया। इसके अलावा इस पूरी घटना के दौरान दोनों ओर के सैनिकों को कुछ सामान्य चोटें भी आई हैं। भारत की ओर से ऐसा बताया जा रहा है, कई रिपोर्ट्स में कहा गया है कि भारत की ओर से 7 से 8 सैनिक पूरी तरह से घायल हुए हैं, उनको कुछ छोटी मोटी चोटें आई हैं। इसके अलावा कई रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि चीन के तुलनात्मक रूप से ज्यादा सैनिक घायल हुए हैं। तो जाहिर तौर पर इस पूरी गतिविधि को, इस पूरी घटना को भारत के लिए एक बड़ी जीत के तौर पर जरूर देखा जा सकता है। इसके अलावा एक बड़ी बात यह भी रही है कि इस पूरी घटना की वजह से किसी भी सैनिक की जान नहीं गई है। इसके अलावा इस पूरी गतिविधि के दौरान, इस पूरी घटना के दौरान एक बात जो सबसे विशेष रही वो ये रही कि इस पूरी गतिविधि के दौरान कोई भी गोली नहीं चली। क्यों नहीं चली? क्योंकि साल 1996 में भारत और चीन के प्रतिनिधियों के बीच एक समझौता किया गया था, एक एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए गए थे और इस समझौते के मुताबिक किसी भी परिस्थिति में भारत और चीन के सैनिक सीज फायर का समर्थन करेंगे, सीज फायर का पालन करेंगे। यानी जब भी भारत और चीन के सैनिक एलएसी पर, जो भी एक्चुअल लाइन है, उस सीमा क्षेत्र पर जब भी पेट्रोलिंग करने आएंगे तो वो बंदूकें लेकर नहीं आएंगे, कोई भी जो खतरनाक हथियार हो सकता है उस हथियार को लेकर नहीं आएंगे। तो इस पूरे समझौते का पालन जरूर किया गया इस पूरी गतिविधि के दौरान, इस पूरी घटना के दौरान। लेकिन इसके बावजूद भी ऐसी कई रिपोर्ट्स सामने आई हैं कि इस पूरी गतिविधि में, इस पूरी घटना में चीन के सैनिकों के पास कुछ हथियार जरूर मौजूद थे। तो ये तो उस पूरी गतिविधि की पृष्ठभूमि हुई। लेकिन अब यहाँ सवाल उठता है कि आखिर चीन ऐसी घुसपैठ करने की कोशिश क्यों कर रहा है? अचानक से चीन के सैनिक भारत के क्षेत्र में घुसने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? तो कारणों को समझने की कोशिश करते हैं।
इसके संभावित कारण क्या हो सकते हैं, उन पर बात करते हैं। तो हमने पहले ही बात की थी कि बीते कुछ दिनों से चीन में सरकार विरोधी प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। आम लोगों द्वारा चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के खिलाफ और चीन में जो एक शासन स्थापित किया गया है उस शासन के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। और ये जो विरोध प्रदर्शन है ये मुख्य तौर पर चीन की सरकार की जीरो कोविड पॉलिसी को लेकर है। इस पूरी पॉलिसी की वजह से कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है और यही वजह है कि आम लोगों द्वारा चीन की सरकार का विरोध किया जा रहा है और कहीं कहीं पर लोकतंत्र के स्वर भी देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में चीन की सरकार वर्तमान समय में अस्तित्व के संकट का सामना कर रही है और इसी संकट से निपटने के लिए, इसी चुनौती का सामना करने के लिए चीन की सरकार ने इस गतिविधि का आयोजन किया। चीन की सरकार ने भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ करने की कोशिश की ताकि आम लोगों का, चीन के जो आम नागरिक हैं उनका विश्वास जीता जा सके और इसके अलावा आम लोगों का ध्यान भी भटकाने की कोशिश की गई। यानी आम लोगों का ध्यान चीन के प्रोटेस्ट से हटाकर भारत और चीन की सीमा के विवाद पर लाया जा सके। और इसी तरह की कुछ गतिविधि हमें साल 2020 में भी देखने को मिली थी। आपको याद होगा कि साल 2020 में जब कोविड-19 महामारी की शुरुआत हो रही थी और इस तरह की तमाम रिपोर्ट्स सामने आ रही थी कि चीन की जो कोविड-19 महामारी की जो शुरुआत हुई है, जो कोविड वायरस का जो जन्म हुआ है वो चीन से हुआ है। तो इस पूरी परिस्थिति के दौरान भी चीन ने दुनिया भर का ध्यान अपनी ओर से हटाने के लिए एक गतिविधि आयोजित की थी। भारत में घुसपैठ करने की कोशिश की थी। भारत के जो गलवान घाटी है वहां पर घुसपैठ करने की कोशिश की गई थी और इस कोशिश को भी भारतीय सैनिकों ने पूरी तरह से नाकाम कर दिया था। इस कोशिश के दौरान भी भारतीय सैनिकों और चीनी सैनिकों के बीच झड़प देखने को मिली थी और ये जो पूरी कोशिश है पूरी तरह से नाकाम कर दी गई थी भारतीय सैनिकों द्वारा। इसके अलावा इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि बीते दिनों आपको याद होगा, हमने पहले भी बात की थी कि भारत और अमेरिका के बीच एक युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया था जिसका नाम भी युद्ध अभ्यास ही था। ये मिलिट्री एक्सरसाइज थी जो कि भारत और अमेरिका के बीच आयोजित की गई थी। लेकिन इस एक्सरसाइज की सबसे विशेष बात ये थी कि ये एक्सरसाइज भारत और चीन की सीमा से मात्र 100 किलोमीटर की दूरी पर आयोजित की गई थी, जिसको लेकर चीन ने अपनी आपत्ति भी जाहिर की थी। लेकिन भारत और अमेरिका ने संबंध में जो स्टेटमेंट जारी किया था उसमें स्पष्ट तौर पर कहा गया था कि ये जो एक्सरसाइज है ये भारत और अमेरिका ने आयोजित की थी। इसको लेकर चीन को इस पूरे एक्सरसाइज को लेकर कुछ बयान देने की जरूरत नहीं है। तो ऐसा कई जानकार कह रहे हैं कि ये जो हालिया गतिविधि हुई है, जो हालिया घुसपैठ की कोशिश हुई है, उस घुसपैठ की कोशिश को इस एक्सरसाइज की प्रतिक्रिया के तौर पर भी देखा जा सकता है। तो ये तो कारणों की बात हुई। अब आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले इस घटना के निहितार्थों को समझ लेते हैं कि इस पूरी घटना के इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं। तो ये जो घुसपैठ की पूरी कोशिश है, ये पूरी कोशिश एक ऐसे समय में देखने को मिली है जब भारत और चीन के संबंध अपने सबसे खराब दौर से गुजर रहे हैं। वर्तमान समय में भारत और चीन के संबंध काफी ज्यादा खराब हो गए हैं और दो देशों के बीच, किन्हीं भी दो देशों के बीच जो वार्ता का सबसे बड़ा तंत्र होता है, वहां के जो सबसे सुप्रीम लीडर्स होते हैं, जब उनकी मुलाकात होती है तो उनके बीच संबंधों में और ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिलती है। लेकिन भारत और चीन के जो प्रतिनिधि हैं उन प्रतिनिधियों के बीच पिछले कुछ समय से कोई बड़ी बैठक ही आयोजित नहीं की गई और इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण हमें बीते दिनों देखने को मिला जब इंडोनेशिया के बाली में G20 का एनुअल समिट, जो उसका वार्षिक शिखर सम्मेलन है, वो आयोजित किया गया। और इस शिखर सम्मेलन के दौरान भारत के प्रतिनिधियों ने, भारत के प्रधानमंत्री ने कई देशों के प्रतिनिधियों के साथ औपचारिक बैठक की, कई देशों के साथ अपने संबंधों को बढ़ावा देने की कोशिश की गई। लेकिन इस पूरी बैठक के दौरान भारत और चीन के अधिकारियों के बीच, भारत और चीन के प्रतिनिधियों के बीच कोई भी औपचारिक बैठक, कोई भी आधिकारिक बैठक आयोजित नहीं की गई। हालांकि इस बैठक के दौरान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने एक अनौपचारिक मुलाकात जरूर की थी, लेकिन इस पूरी अवधि के दौरान, इस पूरी बैठक के दौरान कोई भी ऑफिशियल बैठक नहीं आयोजित की गई। दोनों देशों के संबंधों को सुधारने के लिए कोई भी बैठक आयोजित नहीं की गई। इसके अलावा संबंधों को लेकर, भारत और चीन के जो रिलेशंस हैं उन संबंधों को लेकर हमेशा से ही भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर का एक बयान काफी ज्यादा प्रचलित रहा है। उन्होंने बीते दिनों एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि जब तक भारत और चीन की सीमा पर शांति स्थापित नहीं की जाती है, जब तक चीन भारत की सीमा में घुसपैठ करने की कोशिश बंद नहीं कर देता है, तब तक भारत और चीन के संबंधों में सुधार की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है। तब तक भारत और चीन के संबंधों में
कोई भी सुधार देखने को नहीं मिलेगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इस पूरी घटना को देखते हुए ये कहा जा सकता है, ये माना जा सकता है कि इस पूरी घटना के बाद भारत और चीन के संबंधों में कोई विशेष सुधार देखने को नहीं मिलेगा, बल्कि संबंध अब आगे जाकर और खराब ही हो सकते हैं। तो ये तो घटना के निहितार्थ हुए। अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर एक सवाल उठता है कि आखिर चीन हमेशा से ही अरुणाचल प्रदेश या फिर तवांग, खासतौर पर तवांग क्षेत्र में घुसपैठ करने की कोशिश क्यों करता है? क्योंकि चीन इससे पहले भी इस तरह के प्रयास कर चुका है। तो इसके कारणों को बर्बाद करते हैं कि चीन हमेशा से ही इस क्षेत्र को लेकर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट, इस क्षेत्र को क्यों देता रहा है, इस क्षेत्र को लेकर इतना ज्यादा दिलचस्प क्यों रहा है। तो चीन इस पूरे क्षेत्र को लेकर, अरुणाचल प्रदेश को लेकर, तवांग को लेकर इतना ज्यादा दिलचस्प रहा है क्योंकि ये जो पूरा क्षेत्र है वो रणनीतिक लिहाज से, स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से इस पूरे क्षेत्र को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश भारत के जो पूर्वोत्तर राज्य हैं, उन पूर्वोत्तर राज्यों में सबसे बड़ा राज्य है और ये कुछ उन चुनिंदा राज्यों में से भी एक है जो 3 देशों के साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं। वर्तमान समय में जो अरुणाचल प्रदेश है वो तिब्बत के साथ सीमा साझा करता है, म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है और भूटान के साथ सीमा साझा करता है। अब यहाँ पर तिब्बत के साथ सीमा साझा करने का मतलब है कि चीन के साथ भी भारत की सीमा, अरुणाचल प्रदेश की सीमा लगती है, क्योंकि वर्तमान समय में तिब्बत पर चीन का अवैध कब्जा मौजूद है। तो इस तरह से अरुणाचल प्रदेश 3 देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है और इस पूरी ज्योग्राफिकल लोकेशन को देखते हुए हम कह सकते हैं कि जो अरुणाचल प्रदेश है वो भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के लिए एक सुरक्षा कवच के तौर पर काम करता है। यही वजह है कि भारत के लिए अरुणाचल प्रदेश को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। लेकिन चीन भी इस पूरे क्षेत्र को बहुत ज्यादा महत्व देता रहा है। चीन का मानना है कि जो अरुणाचल प्रदेश है वो चीन के दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा है। इसी वजह से चीन हमेशा इस पूरे क्षेत्र पर अपना दावा करता रहा है। लेकिन इसके कारण कुछ और हैं, इसकी वजहें कुछ और हैं। क्या वजह है? तो जानकारों का मानना है कि ये जो अरुणाचल प्रदेश है वो चीन को बहुत ज्यादा रणनीतिक लाभ दे सकता है, बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस दे सकता है, बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजिक एडवांटेज दे सकता है। इसी वजह से चीन हमेशा से ही इस पूरे क्षेत्र पर इतना ज्यादा ध्यान देता रहा है। इसके अलावा चीन के लिए तवांग भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चीन तवांग पर भी बहुत ज्यादा ध्यान देता रहा है हमेशा से ही, क्योंकि ये जो तवांग क्षेत्र है ये क्षेत्र न केवल रणनीतिक लिहाज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बल्कि ये क्षेत्र सांस्कृतिक लिहाज से भी बहुत ज्यादा, इसके अलावा चीन की जो सिक्योरिटी है, जो इंटरनल सिक्योरिटी है, उसके लिहाज से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि सबसे पहले हमने बात की कि ये जो तवांग क्षेत्र है, ये तवांग क्षेत्र 2 देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। पहला देश है भूटान और दूसरा देश है चीन। तो जाहिर तौर पर ये पूरा जो क्षेत्र है इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा इस क्षेत्र को इस लिहाज से भी इंपॉर्टेंट माना जाता है क्योंकि जो तिब्बत है वहां पर जिस तरह के बौद्ध धर्म को अपनाया जाता है, उस बौद्ध धर्म से संबंधित कई जो मोनेस्ट्रीज हैं, कई जो मठ हैं, वो तिब्बत के अलावा तवांग क्षेत्र में भी मौजूद हैं। इसके अलावा आपको याद होगा कि 1959 में जब दलाई लामा भारत आए थे तो भारत और चीन के संबंधों में बहुत ज्यादा खराबी देखने को मिली थी। और इस पूरी अवधि के दौरान 1959 में जब दलाई लामा भारत आए थे तो वो तवांग के रास्ते ही भारत आए थे। तो इस वजह से भी चीन के लिए ये पूरा क्षेत्र बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि चीन का मानना है कि यदि तिब्बत को लेकर कोई स्वतंत्रता आंदोलन शुरू होता है तो उस आंदोलन की शुरुआत तवांग में भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि दोनों ही क्षेत्रों की जो सांस्कृतिक जड़ें हैं वो लगभग एक जैसी हैं। तो जाहिर तौर पर चीन इस क्षेत्र पर भी अपना नियंत्रण चाहता है ताकि तिब्बत को की स्वतंत्रता को लेकर कोई आंदोलन की शुरुआत न की जा सके। तो ये तो तवांग क्षेत्र के महत्व की बात हुई। अब आगे बढ़ते हैं और एक बार तवांग को और अरुणाचल प्रदेश को मैप पर भी देख लेते हैं। तो हमने पहले ही बात की थी कि अरुणाचल प्रदेश 3 देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। इसमें पहला देश है भूटान, भूटान के साथ सीमा साझा करता है। इसके अलावा तिब्बत के साथ सीमा साझा करता है, यानी चीन के साथ सीमा साझा करता है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश म्यांमार के साथ, जिसे बर्मा भी कह सकते हैं, म्यांमार के साथ भी सीमा साझा करता है। अब इस अरुणाचल प्रदेश में तवांग कहाँ पर है? तो इसके वेस्टर्न पार्ट में, इसके पश्चिमी हिस्से में तवांग मौजूद है। और हमने बात की तवांग भी 2 देशों के साथ सीमा साझा करता है। इसमें पहला देश है भूटान और दूसरा देश है चीन। तो इन दोनों देशों के साथ तवांग भी सीमा साझा करता है और इसी वजह से तवांग जियोपॉलिटिकल लिहाज से, इसके अलावा स्ट्रेटेजिक लिहाज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये तो तवांग के महत्व की बात हुई। तवांग और अरुणाचल प्रदेश इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? अब भारत और चीन के बीच सीमा विवाद को समझ लेते हैं, उस विवाद की पृष्ठभूमि पर बात कर लेते हैं। तो वर्तमान समय में भारत और चीन तकरीबन 3400
किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं। और ये जो पूरी सीमा है 3,400 किलोमीटर की जो सीमा है, ये सीमा स्पष्ट रूप से सीमांकित नहीं है, यानी ये निर्धारित नहीं है कि कौन सा क्षेत्र भारत के पास आता है और कौन सा क्षेत्र चीन के अधीन आता है। अब यहाँ पर आप सवाल उठा सकते हैं कि हमने कई बार सुना है कि भारत और चीन की सीमा के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद भी हम ये कैसे कह सकते हैं कि दोनों देशों के बीच सीमा निर्धारित नहीं की गई है। तो ये जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, इसको लेकर भारत और चीन की अलग अलग व्याख्याएं रही हैं। यानी भारत लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को अलग तरह से निर्धारित करता है, अलग तरह से व्याख्या करता है इसकी, जबकि चीन इस पूरी लाइन को लेकर अलग तरह की व्याख्या देता है। तो दोनों देशों के बीच अभी भी सीमा पूरी तरह से निर्धारित नहीं की गई है। भारत का दावा हमेशा से यही रहा है कि साल 1947 में जब भारत आजाद हुआ था, तो उस आजादी के समय जो क्षेत्र ब्रिटिश भारत के अधीन था, उस पूरे क्षेत्र को भारत के अधीन लाया जाना चाहिए, वो क्षेत्र भारत का हिस्सा है। लेकिन चीन इस संबंध में ये दावा करता रहा है कि ब्रिटिश भारत से पहले भी कुछ क्षेत्र जो चीन का साम्राज्य था, जो चीनी साम्राज्य था, उसके अधीन था, तो उस क्षेत्र को चीन का हिस्सा माना जाना चाहिए। और यही दोनों देशों के अपने अपने दावे रहे हैं। अब दोनों देशों के बीच विवाद कहां कहां पर मौजूद रहे हैं, उन विवादों को समझने के लिए, उनको सिंप्लीफाइड तरीके से समझने के लिए, इस पूरे क्षेत्र की जो ज्योग्राफी है उसको सही तरीके से समझने के लिए हम इस पूरे क्षेत्र को, भारत और चीन की सीमा को 3 सेक्टर्स में विभाजित कर सकते हैं। इसमें पहला सेक्टर है वेस्टर्न सेक्टर यानी पश्चिमी सेक्टर, जिसमें अक्साई चीन या फिर लद्दाख का हिस्सा आता है। इसके अलावा दूसरा सेक्टर है मिडिल सेक्टर यानी मध्य सेक्टर, जिसमें हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के हिस्सों को शामिल किया जाता है। इसके अलावा इसमें तीसरा सेक्टर है पूर्वी सेक्टर, जिसे ईस्टर्न सेक्टर भी कहते हैं, और इस ईस्टर्न सेक्टर में सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश को शामिल किया जाता है। तो इन 3 क्षेत्रों पर, इन तीनों सेक्टर्स पर अलग अलग बात करते हैं कि कहां पर कौन सा विवाद है, उसको समझने की कोशिश करें। तो सबसे पहले पश्चिमी सेक्टर की बात करते हैं। तो पश्चिमी सेक्टर में जो पूरा विवाद है वो मुख्य तौर पर जॉनसन लाइन को लेकर है। इस जॉनसन लाइन को साल 1860 के दशक में निर्धारित किया गया था, और ये जो जॉनसन लाइन है, ये जॉनसन लाइन मुख्य तौर पर लद्दाख और चीन के बीच सीमा का निर्धारण करती है। और इस जॉनसन लाइन के मुताबिक ये जो अक्साई चीन का हिस्सा है, ये अक्साई चीन भारत का हिस्सा है। इस जॉनसन लाइन के तहत अक्साई चीन क्षेत्र को भारत के हिस्से के तौर पर निर्धारित किया गया है, लेकिन चीन इस जॉनसन लाइन को मान्यता नहीं देता है। चीन इस लाइन को नहीं मानता है, और इसी दावे के हिस्से के तौर पर साल 1962 में भारत और चीन के बीच जो युद्ध लड़ा गया था, उस युद्ध के हिस्से के तौर पर चीन ने अक्साई चीन पर अवैध तौर पर अपना कब्जा स्थापित कर लिया था। तो मौजूदा समय में अक्साई चीन पर चीन का अवैध कब्जा मौजूद है। इसके अलावा मध्य सेक्टर की बात करें, मिडिल सेक्टर की बात करें, तो इसमें हमने बात की थी कि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों को शामिल किया जाता है, और इस क्षेत्र को लेकर भारत और चीन के बीच कोई खास विवाद मौजूद नहीं है, और जो विवाद मौजूद थे भी उन्हें पहले ही बैठकों के जरिए सुलझा लिया गया है। तो इस क्षेत्र को लेकर कोई खास विवाद नहीं है। इसके अलावा पूर्वी सेक्टर की बात करें, ईस्टर्न सेक्टर की बात करें, तो हमने बात की थी कि ईस्टर्न सेक्टर में 2 क्षेत्र आते हैं। पहला है सिक्किम और दूसरा है अरुणाचल प्रदेश। अब सिक्किम की बात करें तो सिक्किम 16 मई 1975 को भारत का हिस्सा बना था, और इस 16 मई 1975 के बाद सिक्किम क्षेत्र में भारत और चीन के बीच कोई खास विवाद देखने को नहीं मिला है। हालांकि इससे पहले दोनों देशों के बीच इस पूरे क्षेत्र में कुछ विवाद जरूर देखने को मिले थे। साल 1962 और साल 1967 में दोनों देशों के बीच जो जंगें लड़ी गई थी, इस पूरी अवधि के दौरान सिक्किम क्षेत्र में भी कुछ लड़ाइयां जरूर हुई थी, लेकिन साल 1975 के बाद इस क्षेत्र में कोई खास विवाद देखने को नहीं मिला है। सबसे विशेष बात यह रही है कि चीन ने साल 2003 में सिक्किम को भारत के हिस्से के तौर पर भी मान्यता दे दी थी। लेकिन इस पूरे क्षेत्र में जो ईस्टर्न सेक्टर है, उस ईस्टर्न सेक्टर में जो सबसे बड़ा विवाद रहा है, वो विवाद अरुणाचल प्रदेश को लेकर रहा है। अरुणाचल प्रदेश इस पूरे क्षेत्र में भारत और चीन के बीच सबसे बड़े विवाद के बिंदुओं में से एक रहा है। हमने पहले ही बात की थी कि जो चीन है वो अरुणाचल प्रदेश को अपने हिस्से के तौर पर, जो तिब्बत का है, तिब्बत के हिस्से के तौर पर मानता है, ऐसा दावा करता है कि अरुणाचल प्रदेश तिब्बत का हिस्सा है। लेकिन इस कहानी की शुरुआत कहां से होती है, इस विवाद की शुरुआत कहां से होती है? शुरुआत को समझने की कोशिश करें तो विवाद की शुरुआत होती है साल 1914 में, जब ब्रिटिश भारत, इसके अलावा तिब्बत और चीनी गणराज्य के प्रतिनिधियों के बीच एक बैठक आयोजित की जाती है। ये जो बैठक आयोजित की गई थी, ये बैठक शिमला में आयोजित की गई थी, और शिमला वर्तमान समय में हम जानते हैं कि भारत का हिस्सा है। इस पूरी बैठक का प्राथमिक उद्देश्य तीनों इकाइयों के बीच सीमा का
निर्धारण करना था, यानी भारत और तिब्बत के बीच सीमा का निर्धारण करना और तिब्बत और चीन के बीच सीमा का निर्धारण करना। तो जाहिर तौर पर ये एक उस समय की एक महत्वपूर्ण बैठक थी। इसके अलावा इस पूरी बैठक का एक प्रावधान ये भी था कि इस पूरी बैठक के दौरान जिस समझौते पर हस्ताक्षर किए जाएंगे, उस समझौते में तिब्बत को स्वायत्तता दिए जाने का प्रावधान भी शामिल होगा। लेकिन चीन इस पूरे समझौते के इस पूरे प्रावधान के पक्ष में नहीं था। चीन का मानना था कि ये जो तिब्बत का क्षेत्र है ये चीन का हिस्सा है और इसको चीन के हिस्से में ही दिया जाना चाहिए। और इसी वजह से चीन ने उस समय इस पूरे समझौते में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया था, इस समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। लेकिन इसके बावजूद भी भारत और तिब्बत के प्रतिनिधियों के बीच ये समझौता हुआ और इसी समझौते के हिस्से के तौर पर मैकमोहन रेखा को खींचा गया, मैकमोहन लाइन निर्धारित की गई। ये जो मैकमोहन लाइन है, ये पूरी लाइन पूर्वी सेक्टर में भारत और तिब्बत के बीच सीमा का निर्धारण करती है। लेकिन इसके कुछ ही समय बाद चीन ने तिब्बत पर अपना कब्जा स्थापित कर लिया, यानी चीन अब तिब्बत का कोई अस्तित्व नहीं रह गया, बल्कि जो भारत और तिब्बत की सीमा थी वो अब चीन और तिब्बत की सीमा बन गई। लेकिन जैसे ही ये हुआ उसके कुछ ही समय बाद चीन ने इस पूरे समझौते को मानने से इनकार कर दिया। चीन का कहना था कि समझौते में चीन के प्रतिनिधि शामिल नहीं थे, इसीलिए ये समझौता पूरी तरह से इलीगल था। इसके अलावा ये जो समझौता था, ये जो मैकमोहन लाइन थी, सबसे खास बात ये है कि ये जो मैकमोहन लाइन है, ये मैकमोहन लाइन अरुणाचल प्रदेश को भारत के हिस्से के तौर पर मान्यता देती है। और यही वजह है कि ये जो पूरा विवाद है, ये पूरा विवाद इतना ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि चीन मैकमोहन लाइन को नहीं मानता और चीन का कहना है कि अरुणाचल प्रदेश चीन का हिस्सा है। लेकिन हम सभी जानते हैं कि अरुणाचल प्रदेश भारत का एक अभिन्न अंग है और भारत के विकास में हमेशा से ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता रहा है। तो ये तो भारत और चीन के बीच जो विवाद मौजूद है उस विवाद की बात हुई। अब अंत में एक प्रश्न की बात कर लेते हैं। प्रश्न जो है वो मेंस का है और आप 250 शब्दों में इसे लिखने की कोशिश कर सकते हैं। आज का हमारा जो प्रश्न है, हमारा प्रश्न है कि एशियाई शताब्दी के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत और चीन के बीच मौजूद तमाम विवादों को सुलझाना आवश्यक है, खासतौर पर सीमा विवादों को। कथन का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए, यानी आपको बताना है कि भारत और चीन के बीच जो सीमा विवाद मौजूद है वो सीमा विवाद किस तरह से एशियाई शताब्दी के लक्ष्य को प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं और इन विवादों को सुलझाकर किस तरह से उस लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। तो आपको इस कथन का समालोचनात्मक मूल्यांकन करना है, इसके पक्ष और विपक्ष में अपने तर्क पेश करने हैं। इसके अलावा आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच, भारत और किस दूसरे देश के बीच सीमा का निर्धारण करती है। मुझे आशा है कि इस वीडियो के माध्यम से जिन बिंदुओं पर चर्चा की गई है वो आपको समझ में आएंगे और यदि आपके प्रश्न पत्र में इससे संबंधित कोई भी सवाल आता है तो आप उसे आसानी से हल कर सकेंगे। इसके अलावा यदि आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे पीसीएस चैनल पर इस संबंध में बीपीएससी को लेकर कई तरह की वीडियोस अपलोड की गई हैं, तो आप उन वीडियोस का भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।